हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है उन्हें आप आशीष कुमार सिंह कह सकते हैं, जो कि उनका नाम है। लेकिन इनको हम जो लोग बुलाते हैं वो कांग्रेस एक्सपर्ट के तौर पर बुलाते हैं क्योंकि आशीष जी लंबे वक्त से कांग्रेस पर पैनी नजर रखते आए। तो कांग्रेस ने आज एक बड़ी चीज की है हरियाणा के लिए, तो वो सर ही सबसे पहले शुरुआत करें, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सर, क्या ऐलान किए हैं और उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले हिमाचल की जीत के बाद अकील, और उसके बाद जिस तरह से जी। कर्नाटक में इलेक्शंस में जीत हुई है कांग्रेस की, और कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत हुई, तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो सफलता की कुंजी है, जी। जो चाबी है, वो कहीं ना कहीं लोक लुभावन वायदों में है। तो ये 2 रोज पहले की बात है जब एक रैली में हरियाणा में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ बड़े ऐलान किए, जिसको उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके 1 रोज पहले, जी। विच ऑल्सो सेज कि भाई वो आधिकारिक तौर पे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। उसमें बड़े वायदे किए कि हम चुनाव अगर जीतते हैं हरियाणा के, तो हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। उसमें कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री। जी। अब 300 यूनिट बिजली फ्री को आप रिलेट करिए, हिमाचल में यही वादा किया गया था, बिल्कुल सर। कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री। जी। साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, कमलनाथ ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया है 100 यूनिट बिजली फ्री। तो कहीं ना कहीं ये बिजली फ्री वाला फॉर्मूला लगता है कि वर्क करता हुआ समझ में आ रहा है। तो वो वादा किया गया है। 500 जी। रुपए में गैस सिलेंडर, जी। उसका वादा किया गया है। ये भी एक बड़ा लोक लुभावन वादा है, जो आप देखिए दूसरे इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में इन्होंने वादे किए थे और उसका इनको फायदा हुआ है। ओल्ड पेंशन ओपीएस, जिसको लेकर के कहा जाता है कि शायद सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हिमाचल में कांग्रेस को बिल्कुल। जीत मिली थी, उसको यहां पर भी रिवाइव करने का वायदा किया गया है। इसके अलावा 2 लाख खाली पड़े सरकारी जो रिक्त पद हैं, जी। उनको भरने का वादा कर दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली में। 6,000 रुपए ओल्ड जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन में देने का वादा किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा अलग सा वादा है कि जो गरीब लोग जी। होंगे उनको 100-100 गज जमीन के प्लॉट्स मुफ्त में दिलाएगी कांग्रेस, अगर सरकार में जीत के आती है। तो ये बहुत बड़ी घोषणा की गई। और सोचिए आप, चुनाव कब है? अभी 2024 के अंत में। 24 में चुनाव है। लेकिन अभी से मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हैं सामने, उसको देखते हुए और जो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है हिमाचल और कर्नाटक के बाद, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि एक तरह से वोटर के माइंड में इंजेक्ट कर देना चाह रहे हैं समय रहते दीपेंद्र हुड्डा। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कह सकते हैं हम, क्योंकि उनके सांसद हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे, हरियाणा में एक बड़े चेहरा माने बहुत जाते बड़ा हैं। चेहरा। जी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, जैसा कि सर ने बताई, कि जो एक बड़ा वादा अभी यहाँ किया गया, अब तक शायद ही किसी पार्टी ने इस तरह का कोई वादा भी किया है इसके आसपास भी। तो ये अब तक का, ये कह सकते हैं सर, सबसे बड़ा वादा है ये। निश्चित तौर पे सबसे अनोखा, सबसे अनोखा बड़ा। और सबसे बड़ा। और आप देखिए कि गरीब आदमी को अगर आप जमीन का हक देते हैं, जी। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। देखिए, 100-100 गज जमीन वो कहाँ देंगे, कैसे देंगे, वो सारी डिबेट बात की है। जी। मुझे लगता है कि करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास लोग ढूंढते हैं कि 100 गज की जमीन कहीं मिल जाए, खरीद बिल्कुल लें। सर, बहुत बड़ी चीज 50 होती है। गज जी। की जमीन कहीं मिल जाए, जी। खरीद लें। किसान प्रधान राज्य है। जी। जमीन पर वहां पर लोगों की जीविका आश्रित होती है। और वैसे स्टेट में अगर आप ये कह रहे हैं कि कम से कम 100 गज जमीन तो हम हर परिवार को फ्री में दे देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत यूनिक, आज से पहले, सही कह रहे हैं आप, कि हमने कभी और किसी स्टेट में, मुझे तो आई कैन नॉट रिकलेक्ट। जी। और काफी बड़ा है, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा खासा इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसको एज सच मैनिफेस्टो में आधिकारिक तौर पे इंक्लूड किया जाए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आशीष जी मेरा ये है कि कई बार जैसे पार्टियां, क्या होता है कि जीतने से पहले कई बड़े बड़े लोक लुभावने वादे कर देती है। तो कई बार जनता के बीच है कि ये भी है, जैसे हम ग्राउंड पर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो ये सुनने को मिलता है, अरे कैसे कर देंगे इतना ज्यादा, ये तो दे ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। जब केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आए थे, उसके बाद वो बाकी स्टेट्स में उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली में तो हो गया, यूपी में नहीं हो सकता उन्होंने, लेकिन सभी जगह इस तरह वादे किए। तो कहीं ना कहीं लोग इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि ये सिर्फ जीतने के लिए इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन दे नहीं पाएंगे। ये बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो आप वकील। लेकिन मतलब 2014 से आप लगातार देखें, अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे हैं, जब मोदी जी चुनाव जीत करके आए थे तो उन्होंने कहा 15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। जी। अगर जनता इतना ज्यादा मुझे लगता है एजुकेटेड तरीके से रिस्पॉन्ड करती, तो 2019 में हिसाब मांग लेना चाहिए था। बिल्कुल। आप यू कैन नॉट फूल एवरीबडी ऑल द टाइम। सिमिलरली अरविंद केजरीवाल ने जो जितने भी वायदे किए, उस पे वो तीसरी बार जीत करके आए। पहली बार तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस में बनाए थे, उसमें भी साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स आई थी। नेक्स्ट टाइम फुल मेजोरिटी, उसके नेक्स्ट टाइम फुल मेजोरिटी। तो मुझे तो इसमें कांग्रेस, अभी हम जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस 2 चुनावों में इसी तरह के वायदे करके दोबारा से जीत करके आ रही है।
तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है टू दी कॉन्ट्ररी आजकल पिछले कुछ सालों से फिनोमेना अपने देश में ये कि पहले जो अकाउंटेबिलिटी तय करते थे कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं, जी आप ये वादे कैसे पूरे करेंगे, मुझे लगता है कि मुफ्त की चीजों की अब लोगों को आदत हो गई। आर्ग्यूमेंट टू दी कॉन्ट्ररी दूसरा है कि ये आदत पड़वानी ठीक है कि नहीं है, क्या जी राजनेताओं को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदत तो लग गई। तो मुझे आपकी बात में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां ये वायदे कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो बिल्कुल तो चुनाव जीत जा रहे हैं। जी। तो तो मुझे लगता बीजेपी है ने लोगों अभी को पसंद आ रहा है ये हाल चीजें। ही के चुनावों में कर्नाटक में बीजेपी ने भी इसी तरह के वादे किए। हालांकि इससे पहले अभी अगर हम पिछले साल तक की भी बात करें तो मुफ्त की रेवड़ी के ऊपर प्रधानमंत्री तक ने खुद ने जो है कई बार निशाना साधा था अरविंद केजरीवाल पर। इसके अलावा एक चीज और मैं क्योंकि हरियाणा की राजनीति में थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले 2-4 सालों में, तो मैंने जो आशीष जी देखा है कि वहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा प्रभुत्व है। वहाँ अगर देखा जाए तो जैसे पंजाब में पहले कभी देखा जाता था, आज वहाँ सरकार है। तो इसी तरह अगर आम आदमी पार्टी के सोर्सेज से भी माने तो हरियाणा उनके लिए एक बड़ा राज्य हो सकता है। तो देखिए दोनों क्या ये उसका डर है कांग्रेस में कि सिर्फ बीजेपी तो नहीं, हमें आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है? 100% बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि ये इस बार तीन तरफा चुनाव वहां पर हो जी सकता है। क्योंकि जिस तरह से एलिगेशंस लगाती हैं ऑपोजिशन पार्टीज, उसमें आम आदमी पार्टी अब अछूती नहीं रही। आम आदमी पार्टी पर भी जिस तरह से एजेंसीज का बहुत दबाव है, तो वो भी इसको पॉलिटिकल चैलेंज बना रहे हैं और पॉलिटिकल फाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि भाई समूचे विपक्ष को साथ लाने की कोशिश करेंगे, गैल्वेनाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल मोमेंटम पिक करता है, तो बाय द टाइम हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं नेक्स्ट ईयर, तब तक हो सकता है कि अच्छा खासा चैलेंज कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से भी आए, बिल्कुल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं। लेकिन देखिए अभी कांग्रेस अपस्विंग पे है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जी राजस्थान जीते राजस्थान हारे, अगर हार गए तो भी अगर ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखें 4-5 स्टेट जीतने के बाद थोड़ा अपस्विंग पे रहेंगे। और हरियाणा का बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। हरियाणा का आप क्लोजली देखते हैं, हरियाणा इधर तो दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन हरियाणा उधर हिमाचल से सटा हुआ है। हिमाचल से भी तो सटा इधर हुआ आम जी आदमी पार्टी है तो उधर हिमाचल है। दोनों तरफ से लोगों का वहां की राजनीति उसको इम्पैक्ट करती है। तो नेचुरली मुझे लगता है कि आपका असेसमेंट सही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा लगता होगा कि आगे चल करके अगर हमको चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना है या पूरे दमखम से उतरना है, तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जब आम आदमी पार्टी सीन में आएगी तो इसी तरह के वादे करके पहले ही लोगों का मन न बिल्कुल रिझाले, इसलिए उससे पहले ही ये कौड़ियां हम ही फेंक दें। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज होगा मन में, तभी इस तरह के जी। अनाउंसमेंट्स किए गए। क्योंकि इतने बड़े वादे मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भी करने की अभी सोच सकती है, लेकिन ये तो वक्त ही खैर बताएगा आगे कि बताएगा। वो क्या क्या वादे कर सकते हैं, इन पर भारी पड़ सकते हैं या इन पर हल्के पड़ सकते हैं। इसमें एक चीज और ये देखने वाली है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में मनमुटाव वाली स्थिति हर राज्य में आ जाती है। अब यहाँ भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान की तरह। कर्नाटक में इतना ज्यादा नहीं उठा मामला, लेकिन हरियाणा में अगर बात करें तो एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है, उनका गुट है, और एक तरफ कुमारी शैलजा है, उनका गुट है। तो ये इस चीज को कैसे डील करेंगे कांग्रेस? देखिए पहले तो बनाया था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी को, एक नाम जी और आप बिल्कुल, भूल रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए पार्टी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करती है पिछले कुछ सालों से कि विधायकों का समर्थन किसको ज्यादा प्राप्त है, क्योंकि दोनों के बीच में राइवलरी थी और दोनों ही स्टेट से बड़े स्टालवर्ट नेता हैं बड़े। इस वजह से कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जमीनी तौर पे अगर आप देखें तो ज्यादा विधायकों का जो होल्ड है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा जी के के पास पास है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है कि हरियाणा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माइनस करके जीत पाना शायद अभी संभव नहीं है। है जी इसीलिए आप देखें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 के सक्रिय सदस्य होने के बावजूद जी कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद जी शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बाकी नाम इनके बाद आते थे। बिल्कुल उसके बावजूद राहुल गांधी लगातार उनसे मिलते रहे कि G23 के इशू को कैसे हम रिजॉल्व करें, कैसे उनकी चिंताओं को दूर करें। उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि G23 के सक्रिय सदस्य, जो कि हर G23 के मीटिंग में जाया करते थे, नोइंग फुली वेल की गांधी फैमिली G23 से नाराज है, जी उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बड़े बड़े राज्यों में बड़े बड़े जिम्मेदारियां दी गई। हाँ जिम्मेदारियां दी गई। अभी भी वो गांधी परिवार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उतने ही करीब हैं। बिल्कुल संसद में अभी भी वो राहुल गांधी से कंसल्टेशंस करते हुए नजर आते हैं।
और बड़ी सक्रिय कई राज्यों में उन्होंने भूमिका निभाई। कैंपेन जो बनती है स्टार कैंपेनर्स उसमें शामिल होते हमेशा हैं, शामिल भूपिंदर होते सिंह हैं। हुड्डा ही जी। शामिल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राइवलरी दरकिनार कर दी जाएगी और कांग्रेस को इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि अभी विकल्प नहीं है भूपिंदर सिंह हुड्डा का उनके पास, अगर जाटों के प्रभाव में या नॉन जाट्स भी जितने नंबर ऑफ एमएलएज उनके साथ हैं। हमने देखा था कि राज्यसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि अजय माकन जीत ही जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आखिरकार नहीं जीत पाए। जी। लोग कहते हैं उसके पीछे भी हुडास की कॉन्स्पिरेसी थी नहीं थी वो बात, और क्योंकि आधिकारिक तौर पे तो हुडा जी। साहब ने अजय माकन का समर्थन किया था, समर्थन लेकिन किया। हरियाणा की पॉलिटिक्स कुछ और ही कहती है। सो आई डोंट थिंक कि कांग्रेस की राजनीति में हरियाणा में अभी हुडास से अलग आप कुछ सोच सकते हैं। यस, मुझे लगता है चुनाव से पहले अमेलगमेशन अच्छे से नेविगेट करके कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, आप देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को कैसे कांग्रेस ने मैनेज किया, उनको राज्यसभा भी दिया, उनको बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी भी बनाया, और बिल्कुल। किसी छोटे मोटे स्टेट का नहीं, सीधे कर्नाटक का जहां चुनाव होने वाला था। जी। तो और और कुमारी अब तो शैलजा, उनका प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और आप देखिए कुमारी शैलजा आप जी। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज छत्तीसगढ़ है, जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, जी। और कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस जीतेगी चुनाव। तो कहीं ना कहीं फाइन बैलेंस स्ट्राइक करके कांग्रेस लीडरशिप ये इंश्योर करना चाहेगी, खड़गे साहब ये इंश्योर करना चाहेंगे कि चुनाव के वक्त जब आप मैदान में उतरें तो ये राइवलरीज थोड़ी किनारे हों। पोस्ट इलेक्शंस क्या होगा, मुझे फिर लगता है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, नंबर ऑफ एमएलएस जिनके साथ ज्यादा खड़े होंगे वही मुख्यमंत्री बिल्कुल। चुना जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ ये है सर कि ये तो बड़ी बड़ी तीन पार्टी हो गई, चाहे हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी हम तीसरे नंबर पर रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसी पार्टियां हैं जो अब काफ़ी प्रभुत्व वहाँ पर रखती है, वो जेजेपी, उसके बाद अगर जेजेपी के बाद कोई पार्टी है तो इनेलो। तो इनका भी क्या कोई रोल रहेगा, या क्योंकि जेजेपी को इस तरह देखा गया था जब सरकार बनी कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, बीजेपी के खिलाफ इन्हें वोट मिला, लेकिन ये आकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले गए। तो क्या इसका कुछ उन पर, दुष्यंत चौटाला पे फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि समय काफी बीत गया है बिल्कुल। और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्डअप तो हो रही है, और मुझे लगता है कि अगले चुनाव में जिस तरह की परफॉर्मेंस जेजेपी ने की थी वैसा परफॉर्मेंस रिपीट करना उनके लिए मुश्किल जरूर होगा, और शायद ऐसी स्थिति आ सकती है कि चुनाव के बाद फिर वो परिस्थिति हो कि उनको ये चुनना पड़े कि वो इधर जाए कि इधर जाए। जी। अब वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन पे मुझे लगता है कि चौटाला साहब फैसला करेंगे कि इधर जाना है कि उधर जाना है, अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे। इनेलो का मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखता नहीं है। मुझे जी। ऐसा लगता है कि फिर मैं दोहराना चाहूंगा, आप इस बात पे फोकस करिए कि पीछे से कौन कुछ चुनाव जीत करके आ रहा है। जी। पिछली बार भी परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी जी। थी, वो सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन हिमाचल के बाद कर्नाटक के बाद अगर विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य निकलते हैं और 2024 में जाने क्या रिजल्ट आता है, मैं कहता हूं अगर जीत नहीं भी पाते हैं और अपने टैली को बढ़ा करके 80 या 100 कांग्रेस कर लेती है, तो मुझे लगता है कि उसका अल्टीमेटली आगे चल करके फायदा कांग्रेस होगा। आई डोंट सी इन दो पार्टियों को कोई बहुत क्रूशियल रोल मैं अगले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। एक चीज ये भी देखी जा रही है कि आशीष जी, कर्नाटक से ही, साउथ से उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, हालांकि अब पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा रोल बताया जा रहा है कर्नाटक की जीत में। हरियाणा से भी होते हुए गुजरी है और उसमें कुमारी शैलजा भी शामिल हुई, भूपेंद्र हुड्डा भी, तो क्या उसका भी कुछ असर दिखेगा? भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा व्यापक इम्पैक्ट उस दौरान तो जिस तरह से लोग निकल रहे थे मिलने के लिए और सड़कों पर भीड़ लग रही थी, वो देखने को मिल रहा था। और कर्नाटक का नतीजा ये जरूर कहता है कि उसका सकारात्मक इम्पैक्ट हुआ। मत भूलिए कि हरियाणा के चुनाव से पहले 99% इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वेस्ट टू ईस्ट भी भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सर क्या अभी? नहीं, हाथ से हाथ जोड़ो दूसरा कैंपेन है। भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो जब शुरू हो जाएगा तो उसका भी तो इम्पैक्ट होगा पूरे देश में। भले वो चलेगी इधर से इधर या उधर से इधर जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आएगा। वो 5 महीने की फिर से अगर यात्रा होती है तो आधा साल तो उसी में कवर हो गया। तो अगर भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट पॉलिटिकल हमने अभी कर्नाटक में देखा, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हरियाणा में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और समूचे दूसरे राज्यों में भी। और कहीं अगर लोकसभा में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म कर लिया और अगर ऑपोजिशन, यू नेवर नो, आफ्टर ऑल इट्स पॉलिटिक्स, 2004 में हमने अटल जी की गवर्नमेंट को गिरते हुए देखा था, चुनाव हारते हुए देखा था। अगर ऐसा कुछ होता है और सेंटर में यूपीए का कोई कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, तब तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के भारत जोड़ो यात्रा का और भी ज्यादा इम्पैक्ट अगर उसके बाद किया और अगर उसके पहले किया, लगता है कि उसके पहले ही कर लेंगे जी। और अगर बेहतर परफॉर्म कर पाए जनरल इलेक्शंस में, तो निश्चित तौर पे भारत जोड़ो यात्रा 1, भारत जोड़ो यात्रा 2 दोनों का ही मुझे लगता है इनको पॉलिटिकल सकारात्मक फायदा होता दिखेगा।
बस जिस सवाल से अब हमने शुरू किया था, आखिर में भी इस वीडियो के उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। आज कांग्रेस ने 4-5 ऐलान किए हैं, जो कई बड़े वादे बता चुके हैं आशीष जी। तो क्या सर इसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा था कि जनता ये भी सोचती है कि जीतने के लिए वादे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी बताना चाह रही है कि हम जो वादे कर रहे हैं उनके पर हम खरे भी उतर रहे हैं। जैसा कि हिमाचल में पहली कैबिनेट में फैसला लिया गया, इसके बाद यहाँ तो कैबिनेट भी नहीं थी, उसके पहले ही फैसला ले लिया गया। राहुल गांधी ने जो सबसे पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन ही ऐलान कर दिया। तो इस पे आपको क्या लगता है, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है लोगों में? देखिए, बड़ा सब्जेक्टिव है। क्रेडिबिलिटी देखने में तो लग रहा है कि बढ़ रही है जी। यस, हिमाचल में पहली कैबिनेट में वादा किया गया। देखिए, ये जो आप वादे कर रहे हैं ना, ये धरातल जमीन पे उतरने बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कि हिमाचल में पहले कैबिनेट में कह दिया, जी। कर्नाटक में पहले कैबिनेट में हमने जो वायदे किए थे उनको पूरा करने पर सहमति बन गई। मान लें आगे चल करके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जीत जाते हैं पहले कैबिनेट में, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लोगों को वो अपील करती है, लोगों को लगता है कि अपने वादे पहले कैबिनेट में ही क्लियर करते रहे। उसको जमीन पे उतरना बहुत जरूरी है। अगर वो ओपीएस का फायदा मिलना शुरू हो जाता है, जी। अगर जो वायदे हिमाचल में किए गए थे कि हम हर महीने इतने पैसे महिलाओं के हाथों में पहुंचाएंगे या जी। 100 गज जमीन यहाँ पर हरियाणा में देना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि तब लोगों को लगेगा कि अपने वायदे पूरे करते हैं। वरना लोगों को फिर ये लगेगा कि ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक्स हैं, आते हैं कैबिनेट में माहौल बनाते हैं और करते कुछ है नहीं। जमीन पे उतरना चाहिए। जमीन पर अगर उतरेगा, कमिटमेंट दिखता है। यस, मैं इतना सकारात्मक आपको जवाब दे सकता हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं या प्रियंका गांधी जो वायदे कर रही हैं, वो पहली कैबिनेट या दूसरी कैबिनेट में अप्रूव करके अपनी नीयत ये जरूर दिखाते हैं कि दे विश टू गो अहेड। जी। अब दोनों ही जगह देखें ना, हिमाचल में चुनाव हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है और कर्नाटक तो कल ही बीता है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं ना, पहले हम और आप किसी कंक्लूजन में पहुंचे, हम जर्नलिस्ट भी तो हैं, पहले देखते हैं ये करते हैं कि नहीं करते। कैबिनेट में तो आपने कर दिया, पहले करो, उसके आधार पे हम असेस कर लेंगे कि जनता उसमें कमिटमेंट देखती है कि नहीं देखती। तो दोस्तों, हरियाणा की राजनीति हो या फिर हो देश की राजनीति, यहाँ आपको मिलेगी हर छोटी से लेकर बड़ी खबर तक। आप इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।